नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से आई बड़ी खबर के साथ। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। सीएम योगी ने विधानसभा को संबोधित किया है। समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। सभा की वजह से यूपी की छवि खराब हुई है। आज देश के टॉप राज्यों में उत्तर प्रदेश है। 2017 के पहले अपराधियों का था बोलबाला, आज बिना भेदभाव के प्रदेशवासियों को मिल रहा है लाभ। तो ये तमाम बातें सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से उत्तर प्रदेश विधानसभा में रखी गई है। समाजवादी पार्टी पर उनकी ओर से हमला बोला गया है। लखनऊ में यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा को संबोधित किया है। अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे हैं। क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। हर केंद्र सरकार की योजनाओं का बॉटलनेक, उनकी सफलता का बॉटलनेक कोई माना जाता था तो वह उत्तर प्रदेश माना जाता था। यानी ये बस गई काम से, यूपी सफल, यूपी फल, योजना विफल, यही होता था। और उत्तर प्रदेश ने आज उससे उभर करके विकास की दिशा तय करने वाले अग्रणी राज्यों में आज अपनी पहचान बनाई है। आज देश के टॉप 3 अर्थव्यवस्था, उनमें से यूपी एक है। अब यूपी को कोई बीमारू नहीं कहता है। अब उत्तर प्रदेश भारत की इकोनॉमी का एक ब्रेक थ्रू बना है। भारत के विकास का अग्रिम इंजन बन करके उसको लीड कर रहा है। लेकिन जो सत्र के पहले थी, नीतिगत उदासीनता थी, प्रशासनिक शिथिलता थी और विकास विरोधी सोच, इससे उभर करके प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष में अनुशासन को, एक सुदृढ़ नेतृत्व को और स्पष्ट शासन दृष्टि के साथ विकास की अपनी एक नई परिभाषा गढ़ी है। एक नई परिभाषा के रूप में आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। और आज इसी का परिणाम है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है, इस सरकार की वेलफेयर की स्कीम के माध्यम से जो कार्य हो रहे हैं, जो रोजगार के सृजन हुए हैं, जो निवेश का विस्तार हुआ है, सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से प्रदेश के अंदर प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के एक सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के निर्णायक कदम उठाए हैं, उसका परिणाम हम सबके सामने उस रूप में आज देखने को मिल रहे हैं। महोदय, सत्र के पहले क्या था? यानी उत्तर प्रदेश वैसे खराब नहीं हुआ था। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे माफिया, जो कुछ नाम आपने लिए हैं, कुछ का नाम आप लेने में स्वयं ही संकोच कर लिए, क्योंकि नाम लेते तो हर व्यक्ति स्वयं ही कर लेता। आपने स्वयं ही बोला कि हां वो अपराधी था, दुर्दांत अपराधी था। आपकी स्वीकृति के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन अपराधी अपराधी होता है। सरकार ने पहले दिन जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कही थी और सरकार आज भी अपने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही चल रही है। अपराध कोई भी करेगा तो अपराध कानून उसको अपनी गिरफ्त में लेगा। सत्र के पहले क्या था? सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे और माफिया, ये समानांतर सरकार चला रहे थे। गुंडा टैक्स, अवैध वसूली, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की प्रवृत्ति को आगे बढ़ा रही थी। कानून चंद हाथों की जागीर बन चुकी थी। कर्फ्यू और दंगा आम बात हो गई थी। पर्व और त्योहार आस्था के नहीं, आशंका के पर्याय बन गए थे। अब आस्था की बात कर रहे थे।
मैं आऊंगा उस पर भी। पुलिस का मनोबल टूटा हुआ था, न बेटी सुरक्षित थी और न व्यापारी ही सुरक्षित था। प्रदेश की छवि अराजकता और अस्थिरता का पर्याय थी। और आज उपद्रव नहीं, अब उत्सव प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उत्सव प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ को सुना। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा में रोजगार का मुद्दा भी उठा है। सपा विधायक रागिनी सोनकर ने यह सवाल पूछा, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसका जवाब दिया है। उनकी ओर से कहा गया है कि 47 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दिया गया है। भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण का पूरा पालन किया गया है। तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की ओर से रोजगार के मुद्दे को लेकर के ये बात रखी गई है। उनकी ओर से कहा गया है कि 47 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दिए गए हैं और भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण का भी पूरा पालन किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में रोजगार का मुद्दा भी उठा है। सपा विधायक रागिनी सोनकर ने यह सवाल पूछा था। इसी के जवाब में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जवाब दिया है। सुरेश खन्ना की ओर से क्या कुछ कहा गया है। 47 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दिए गए हैं। सरकार का पक्ष उनकी ओर से सामने रखा गया है। उनकी ओर से यह भी कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया, आरक्षण का पूरा ध्यान भर्ती प्रक्रिया में रखा गया था। ये तमाम बातों का जिक्र भी उनकी ओर से किया गया है। तो लगातार रोजगार का मुद्दा उत्तर प्रदेश के विधानसभा में उठता हुआ नजर आया। सपा के सांसद की ओर से यह सवाल पूछा गया और यहां पर योगी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना की ओर से यह जवाब दिया गया है कि 47 लाख से ज्यादा रोजगार उत्तर प्रदेश में दिए गए हैं। इसी के साथ साथ भर्ती प्रक्रिया के दौरान आरक्षण का भी ध्यान रखा गया है। आरक्षण के नियमों का पूरा पालन किया गया है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में रोजगार का मुद्दा भी उठा है। सपा विधायक रागिनी सोनकर ने सवाल पूछा, क्या कुछ देखने को मिला, ये भी देखते हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी। मैं लोक सेवा आयोग विभाग मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगी कि आज उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे युवा खून के आंसू रो रहे हैं। आदरणीय मंत्री जी, आज का हमारा युवा ना शादी कर पा रहा है, ना सो पा रहा है, ना ठीक से रो पा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, युवाओं की पीड़ा सुनने पे इतना कष्ट क्यों होता है भारतीय जनता पार्टी को? मैं आपकी सरकार से ये पूछना चाहती हूँ और ये बोलना भी चाहती हूँ, युवा आपसे ये कह रहा है कि झूठ से सच से जिससे भी यारी रखें, झूठ से सच से भी यारी रखें। आप तो अपनी तकरीर जारी रखें। इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के, जो भी चाहे वो कीमत हमारी रखें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, युवा की कीमत जो है ये सरकार कुछ इस तरीके से लगा रही है। मैं माननीय मंत्री जी आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आए दिन विज्ञापन जो आ रहे हैं लोकसभा आयोग के, उसमें जो रिक्तियां हैं उनकी जानकारियां गलत आ रही हैं। एक बच्चा जो तैयारी करता है, एक अभ्यर्थी जो तैयारी करता है परीक्षा की, उसको जब गलत तरीके की जानकारियां, नंबर ऑफ सीट्स की जानकारियां गलत आएंगी तो वो उसका क्या मनोबल रहेगा, वो किस तरीके से परीक्षाओं में बैठ पाएगा। तो क्या सरकार, मेरा पहला प्रश्न ये है कि विभागों में कुल कितने पद रिक्त हैं और इन पदों को कब तक सरकार भरेगी? क्या इसका ब्यौरा आप पटल पे रखेंगे? दूसरा मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आए दिन परीक्षा का डेट निर्धारित होने से लेकर के आखिरी परीक्षा पहुंचने तक और उसके बाद चयनित होकर के कार्यरत होने तक 2 से 3 साल का समय एक युवा की जिंदगी से चला जा रहा है। और इस प्रक्रिया में ना जाने कितने युवा हैं जो ओवर एज हो जा रहे हैं, उनकी उम्र जो है वो बढ़ती चली जा रही है, वो अगली परीक्षा के लिए अपना फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। प्रत्येक भेदभाव को किनार में करते हुए क्या उन युवाओं को आप जो है एज में सीमा को बढ़ाने का काम करेंगे? मेरा प्रश्न ये है आपसे। 2017 से लेकर अभी तक के जो बैकलॉग है सरकार पाई है, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो,
ना तो उन पदों का आंकड़ा या ब्यौरा दे पाई है और ना ही उनको भरने की कोई प्रक्रिया को पूरा कर पाई है। सरकार उन पदों की जो आंकड़े हैं उसको पटल पर रखेगी और कब तक उनको भरेगी, इसके बारे में पूछना चाहूंगी। जिस तरीके से आपका यूपीएससी एग्जाम कराती है, पुरानी सरकार समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से परीक्षाएं हो रही थी, उस समय आपका माइग्रेशन इन रिजर्वेशन लागू होता था। आज इस समय ये हो चुका है कि एक दलित समाज का, एक ओबीसी समाज का, एक पिछड़े समाज का, एक आपका आदिवासी समाज का बच्चा जो आरक्षित वर्ग के बराबर के मार्क्स लेकर के आ रहा है, लेकिन उसको अनारक्षित वर्ग के मार्क्स को लेकर के आ रहा है, लेकिन उसको आरक्षित वर्ग में डाल दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वो आगे की परीक्षाओं में नहीं बैठ पा रहा है। क्या पुरानी सरकारों की तरह आप उसको लागू करेंगे? और मेरा लास्ट का, क्योंकि पारदर्शिता बहुत जरूरी है, इस समय नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग जो है वो खत्म हो चुकी है, अंक बच्चों के दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। क्या सरकार इसको पारदर्शिता से लागू करेगी? बहुत बहुत आभार। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की जो चिंता है मान्यवर, वो हम आपको मान्यवर बता दें आपके माध्यम से कि जितने भी पद यूपीएससी के या एसएससी के जितने भी रिक्वेजिशन जाते हैं मान्यवर, उन सब पदों के लिए वर्ष में एक पहली बार कैलेंडर जारी होता है और पूरे साल भर का कैलेंडर जारी होता है और उसमें जितने पद रिक्त हैं उसमें बाकायदा डेट, विज्ञापन की डेट भी दी जाती है। विज्ञापन की डेट से लेकर और अंतिम परीक्षा तक की डेट वाले दी जाती है। 26 के लिए 30 जनवरी को कैलेंडर जारी हो गया मान्यवर। आपने पूछा 2017 से लेकर अब तक कितने लोगों को मिला और उसका क्या परिणाम, तो मैं मान्यवर आपके माध्यम से ये बता दूं कि अभी तक आयोग के द्वारा उल्लेखनीय है कि आयोग के द्वारा अप्रैल 2017 से अब तक 47,407 पदों पर चयन की कार्रवाई समयबद्ध रूप से पूरी की गई, जिसमें सामान्य वर्ग के कुल 18,004 अभ्यर्थियों को, ईडब्ल्यूएस के श्रेणी के 2,081 अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति वर्ग के 9,580 और अनुसूचित जनजाति के 447 अभ्यर्थी और अन्य पिछड़ा वर्ग के 17,295। ये मान्यवर हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप 47,000 का टोटल 27% देखें मान्यवर, तो 12,799 आता है। तो हमने पूरा यानी जिस विभाग में जिस कैटेगरी की जो पद रिक्त हैं उनको भी भरा है और दिया है कितना, 17,295। बार बार ये कहा जाता है कि हम आरक्षण का पूरा वो पालन नहीं कर रहे हैं मान्यवर। जो भी संवैधानिक व्यवस्था है मान्यवर, उसको हम पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं और ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि जो संख्या जिसके आधार पर हमने वो बता रहे दिया है, तो संख्या बता रहे हैं, उसमें आपने SC ST भी पूछा, SC और उसके आधार पर हम ये बता रहे हैं खास तौर से कि संख्या 27% इतनी है, लेकिन दिए गए 17,295 नहीं, आप अधिकार तो दूसरे सरकारों में था। क्या सरकार उसको लागू करेगी? क्या दलितों को और ओबीसी को जो है जिस तरीके से पुरानी सरकार कर रही थी उसको मंत्री जी करेंगे? और क्यों नहीं भरा गया? बैकलॉग ही बताया, ये बैकलॉग ही बताया। मंत्री जी हर भाग पे अध्याचन, हम लोग तो कमिटियों में समितियों में बैठते हैं, उधर के लोग भी बैठते हैं, इधर के लोग भी बैठते हैं, हर भाग पे सिर्फ अध्याचन जा रहा है। कब भर्तियां होंगी? ये प्लीज बैठिए, हो गया, उन्होंने जो बात बताया वो इस तरह है। अगला प्रश्न श्री कमाल अख्तर विभागों प्लीज बैठिए ना, डॉक्टर आगे बैठिए, दिस इज नॉट द वे, प्लीज। तो ये पूरा की पूरा कन्वर्सेशन जो है वो विधानसभा में देखने को मिला। रोजगार का यहां पर मुद्दा उठता है और इसी मुद्दे को लेकर के यहां पर जवाब दिया जाता है। वहीं लखनऊ में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नरेंद्र कश्यप का बयान सामने आया है। नरेंद्र कश्यप ने विपक्ष पर निशाना साधा है। देश के हर व्यक्ति को करना चाहिए इस फैसले का स्वागत, हर धर्म के लोगों को गाना चाहिए वंदे मातरम। तो वंदे मातरम को लेकर के उनकी ओर से यह बयान दिया गया है। लखनऊ में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नरेंद्र कश्यप का यह बयान सामने आया है। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने विपक्ष पर निशाना साधा है।
वंदे मातरम को लेकर के उनकी ओर से क्या कुछ बयान दिया गया, ये भी सुनते हैं। राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम ये राष्ट्र की चेतना का बहुत बड़ा आधार है, राष्ट्र प्रेम का, राष्ट्र के कल्याण का, राष्ट्र की उन्नति का। मेरे ख्याल से केंद्र सरकार भी और देश के हर व्यक्ति को इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। मैं भी स्वागत करता हूं और हर व्यक्ति को राष्ट्रगान गाना, वंदे मातरम गाना, मेरे ख्याल से ये भारत की संस्कृति में शामिल होना चाहिए। कुछ लोग हैं, कुछ संस्थाएं हैं ऐसी जो अभी भी वंदे मातरम का विरोध करती हैं या गाने से परहेज करती हैं। मेरे ख्याल से इस वंदे मातरम में कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसके गाने से किसी मजहब पे असर पड़ता हो, किसी व्यक्ति पर असर पड़ता हो। और राष्ट्र की चेतना के लिए जो गीत हो, वंदे मातरम हो, मेरे ख्याल से मैंडेटरी होना चाहिए कि देश का हर व्यक्ति वंदे मातरम जरूर गाए। मजहब अलग है, देश अलग है। ये देश बड़ा है, देश का संविधान बड़ा है, देश की परंपराएं बड़ी हैं, इसलिए किसी व्यक्ति और मजहब को देश से बड़ा होने का हक नहीं है। इसलिए सबको राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम गाना पड़ेगा। वहीं दिल्ली में बीजेपी सांसद अरुण गोविल का भी बड़ा बयान सामने आया है। अरुण गोविल ने विपक्ष पर निशाना साधा है। संसद को नहीं चलने देने का आरोप उनकी ओर से लगाया गया है। उनकी ओर से कहा गया है कि सत्ता पक्ष के नेताओं को भी नहीं बोलने दिया गया। हंगामे की भेंट चढ़ी लोकसभा की कार्यवाही। तो अरुण गोविल की ओर से विपक्ष पर यह हमला किया गया है। अरुण गोविल ने कहा है कि विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को संसद में बोलने ही नहीं दे रहा है। ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है। अरुण गोविल की ओर से क्या कुछ कहा गया, ये भी सुनते हैं। कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बजट पर चर्चा हुई। एक पहले प्रेसिडेंट के संबोधन पर चर्चा थी जो बहुत ही ज्यादा खराब तरीके से संपन्न हुई, और अब फिर उसके बाद बजट पर चर्चा थी, वो भी बहुत मुश्किल से हुई। अब इसको क्या कह सकते हैं, इसको क्या हम परिभाषा कहें कि क्योंकि नॉर्मली नेगेटिव शब्द मैं मुंह से निकालता नहीं हूं, तो पर कुछ हुआ नहीं जैसा जितना मतलब विपक्ष जो है वो कुछ करने नहीं देना चाहता, बेसिकली कुछ बोलने नहीं देना चाहता। मतलब हम लोगों को भी बड़ी परेशानी होती है। हम लोग सोच कर आते हैं कि आज हमारा क्वेश्चन लग गया है तो हमें पूछने को मिलेगा, आज हमारा 0R लग गया है तो पूछने को मिलेगा। वो सब भी कुछ नहीं हो पाता। तो न तो सरकारी कार्यवाही हुई, ना हम लोगों को बोलने को मिला। तो इसलिए कह नहीं सकते कि क्या कैसा रहा सत्र। मैं वही कह रहा हूँ, कितना सब कुछ हो सकता है। इतना जिस तरह से समय खराब हुआ है, समय पैसा खराब हुआ है, एनर्जी खराब हुई है, इमेज खराब हुई है। मतलब अब विपक्ष जो है वो महिला एमपीज को लाकर और प्रधानमंत्री की सीट के सामने इस तरह से खड़ा कर देते हैं। उस दिन कुछ भी हो सकता था, दिस इज वेरी सैड। वहीं बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का भी बयान सामने आया है। संसद सत्र की कार्यवाही पर हेमा मालिनी की ओर से भी बयान दिया गया है। उनकी ओर से कहा गया है कुल मिलाकर सत्र अच्छा नहीं रहा, कुछ नहीं हुआ। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने इसको लेकर के दुख भी जताया है। तो संसद सत्र को लेकर के हेमा मालिनी की ओर से भी बयान सामने आया है। उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया, सुनते हैं। Quite bad. Nothing happened. Nothing means nothing happened. Even last time the same thing. So it's very sad. We all come here to do something, but to hear something nice, but nothing is happening. अभी क्या करें? ये दिन ब दिन कुछ गड़बड़ होते जा रहा है. It was not like that before. I've been here for last so many years. इस किस्म का काम कभी नहीं हुआ. मुस्लिम संगठन फीलिंग सैड। वंदे मातरम हमारा नेशनल गान है, उसके ऊपर ये 150 इयर्स हो गया है, उसके ऊपर विरोध करना अच्छा नहीं है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वी ऑल शुड जॉइन टुगेदर एंड से। उनमें वो इतना ही कह रहे हैं कि पूरा राष्ट्रगान होना चाहिए, एंटायर वंदे मातरम शुड बी संग। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम?
वहीं गाजियाबाद से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर बीजेपी नेता मान सिंह के घर में भीषण आग लगी है। हादसे के समय घर में बीजेपी नेता का परिवार मौजूद था। हादसे में किसी तरह की जनहानि फिलहाल नहीं सामने आई है। पेट्रोलियम पदार्थ फेंकने का आरोप लगाया गया है। केस दर्ज कर जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। इसको लेकर के जांच पड़ताल की जा रही है। बुधवार देर रात का यह पूरा के पूरा मामला बताया जा रहा है। तो हादसे के समय घर में बीजेपी नेता का परिवार मौजूद था। पेट्रोलियम पदार्थ फेंकने का आरोप यहां पर लगाया गया है। बुधवार देर रात का यह पूरा की पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर इस घर में भीषण आग लग जाती है। हादसे के समय घर में बीजेपी नेता का परिवार मौजूद था। वहीं वाराणसी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। एहतियातन कोर्ट परिसर को खाली कराया गया है। सूचना पर पहुंची बम निरोधक टीम मौके पर पहुंची है। मौके पर तलाशी अभियान चलाया गया है। मामले की जांच पड़ताल में साइबर विभाग की टीम भी जुटी हुई है। तो वाराणसी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस पूरे मामले को लेकर के बम निरोधक दस्ता यहां पर पहुंचा है। साइबर टीम भी लगातार इसको लेकर के जांच पड़ताल कर रही है। हड़ताल भी आज सुबह सुबह हम लोग जब आए कचहरी, अपने चैम्बर में बैठ के अधिवक्ता भाइयों का काम का निस्तारण कर रहा था। उसी में समय जिला जज साहब का फ़ोन आया कि आप बार के महामंत्री को लेके तत्काल हमारे चैम्बर में आ जाइए। हम लोग तुरंत गए वहाँ। जब तो एक ईमेल उनके ईमेल आईडी पे आया हुआ था, उसको उन्होंने दिखाया, हम लोगों को पढ़ाया। तो उसमें हिंदी में ही लिखा था ऊपर कि 1:30 बजे दिन में, आज जुमा का दिन है, कचहरी को बम से उड़ा दिया जाएगा। तो जिला जज साहब से वार्ता हुई हम लोगों की। तो सुरक्षा की दृष्टि से, चूँकि घटनाएं यहाँ पहले घट चुकी हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने आपस में विचार विमर्श करने के बाद पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल जी से भी बात किया, हमने डीएम साहब से भी बात हुई। तो ये तय किया गया कि बिना पैनिक हुए धीरे धीरे कचहरी कैंपस को, अधिवक्ताओं में बात को धीरे धीरे बताते हुए इसको कैंपस को खाली करा लिया जाए, ताकि पुलिस प्रशासन जो आ रहा है, डॉग स्क्वाड लेके भी आ रहा है, तो उनको थोड़ा सा छानबीन करने में सहूलियत होगी। इसी बीच अलीगढ़ से एक और खबर सामने आई है। अलीगढ़ में अंतरराज्यीय भैंस चोरी गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। मीट फैक्ट्री के 8 कर्मचारियों समेत 10 को गिरफ्तार किया गया है। कटान क्षेत्र को पुलिस ने सील किया है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई। तो अलीगढ़ में अंतरराज्यीय भैंस चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। मीट फैक्ट्री के 8 कर्मचारियों समेत 10 को गिरफ्तार किया गया। कटान क्षेत्र को पुलिस ने सील कर दिया। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।